So, our next chapter is solution. Today we will discuss about the solution. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है. सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है. मिक्सचर के बारे में हम सबको पता है कि मिक्सचर क्या होता है. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में इरेगुलर कंपोजिशन में इरेगुलर कंपोजिशन में एडअप होते हैं तो वो मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को. तो सॉल्यूशन आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे और वो जो कंपोनेंट है ना केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे और उन कंपोनेंट की कंपोजिशन हम कुछ सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते होते हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. हेंस a solution is defined as homogeneous mixture of two and more than two chemically non-reacting component whose composition can be varied up to certain limit. For example, शुगर को वाटर के अंदर ऐड कर दो, वो भी आपका क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा जब वो शुगर पूरी तरह वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन. अब होमोजीनियस मिक्सचर के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है. सबसे पहली कंडीशन तो जो होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं उनके पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁹ मीटर तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. जो डायामीटर है आपका पार्टिकल्स का अप टू 10⁻⁹ मीटर. एंड सेकेंड थिंग कि हम होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को इजिली फिजिकल मेथड से या सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. तो ये तो आपकी क्या थी, कंडीशन. अब कोई भी सॉल्यूशन है ना दो चीजों से मिलके बनता होता है. फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज द सोलवेंट. तो हम डिस्कस करते हैं कि सोल्यूट क्या होता है या सोलवेंट क्या होता है. तो सोल्यूट आपका वो कंपोनेंट है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि सोलवेंट आपका वो कंपोनेंट है जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था शुगर इन वाटर. अगर हम शुगर की बात करें तो वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो शुगर आपका एज ए सोल्यूट की तरह काम करेगा, जबकि वाटर आपका क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो आपका सोलवेंट की तरह काम करेगा. और अगर किसी सॉल्यूशन में एक ही सोल्यूट है और एक ही सोलवेंट है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं. अगर कोई भी सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनाया जाता होता है, लाइक शुगर इन वाटर, जब शुगर का वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन. लाइक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर. और अगर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर ना होके कोई और सब्सटेंस है लाइक बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर एक्सेट्रा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे. अब ये तो हमने सॉल्यूशन की बात करी. बात ये आती है कि सॉल्यूशन की नीड क्या है, सॉल्यूशन के यूजेस क्या. तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम सॉल्यूशन को यूज़ करते होते हैं. अगर मैं बात करूँ सॉलिड सॉल्यूशन की तो ब्रास आपका होमोजीनियस मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, राइट. जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है कॉपर, जिंक और निकल का, जबकि ब्रोंज, राइट, जो ब्रोंज है आपका वो कॉपर और टिन का होमोजीनियस मिक्सचर है. और इन सब की अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और इन सब के अपने अपने डिफरेंट यूजेस होते हैं. सेकेंडली अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1 ppm फ्लोराइड आयन को वाटर के अंदर लेती हूँ तो ये टूथ डिके से प्रिवेंट करने का काम करता होता है. और अगर मैं फ्लोराइड आयन की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो 1.5 ppm कर देती हूँ तो ये टिथ को कलर्ड करने का काम करता है. लेकिन अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो वो हमारे लिए पॉइजन की तरह बिहेव करेगी. तीसरा जो सॉल्यूशन होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन का, उसकी सेम आयनिक कंसंट्रेशन होती है जो हमारे क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा की होती है. तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ सॉल्यूशन. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन को डिफरेंट टाइप्स में क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को जो क्लासिफाई कर रहे हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. तो
इस तरीके से हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। कौन कौन से देखें, सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं सीरियल नंबर, सोल्यूट, सोलवेंट और एग्जाम। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं बता ही रही हूँ आपको। तो सोल्यूट को मैंने क्या लिया, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, सॉलिड, लिक्विड, देन गैस। अगेन आई एम रिपीटिंग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। राइट, और सॉल्वेंट को सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, सॉलिड। तीनों केस में मैं सॉलिड लेके चल रही हूँ, फिर मैं लिक्विड लेके चल रही हूँ, और थर्ड केस में गैस, गैस और ये गैस। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड। राइट, तो इसके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे दैट इज द एलॉय। मैंने आपको बताया था ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। अगर मैं लिक्विड को सॉलिड के अंदर लेके चलती होती हूँ तो इसके जो एग्जांपल होंगे दैट इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट। थर्ड, अगर गैस को मैं सॉलिड के अंदर लेके चलती होती हूँ तो सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पीडी, जो हम रिडक्शन में यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका जो एग्जांपल होगा शुगर इन वाटर। शुगर है, सोल्ट है इन वाटर। और नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इथेनॉल या मिथेनॉल इन वाटर। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, जितनी भी आपके पास एरिएटेड ड्रिंक्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स में, वो इसका एग्जांपल हो गया। या ऑक्सीजन इन वाटर, जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल है वो डिजोल्व ऑक्सीजन से ही तो ब्रीदिंग कर सकते होते हैं, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड इन गैस, तो इसका एग्जांपल क्या है, आयोडीन वेपर इन एयर, या कैम्फर इन N2 गैस। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन गैस, तो जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है एयर में वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, गैस इन गैस, एयर, क्योंकि हम सबको पता है एयर आपका बहुत सारी गैसेस का लाइक O2, N2 एंड और भी गैसेस है, सबका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, या दिस इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल्स। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना। अब हमें कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग क्या है। तो कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, that is the amount of solute in any solution is termed as the concentration। ये तो इसके मीनिंग हो गए। concentration of solution is equal to the amount of solute present in any solution, right। अब किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, मींस उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है ना, हम डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास मेथड है दैट इज द परसेंटेज। अब परसेंटेज की बात करें तो हम दो तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर वन इज द मास परसेंटेज, सेकेंड वन इज द वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। यहाँ पे हम दो केसेस लेके चलेंगे। जो पहला केस है उसमें हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, और जो दूसरा केस है ना उसमें लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मास परसेंटेज होती क्या है, फिर हम डिफरेंट केस में डिस्कस करेंगे। मास परसेंटेज का मतलब है कि कितना ग्राम ऑफ ए सोल्यूट
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज, राइट। द मास ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। और अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो इसका क्या मीनिंग है, द मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 100 मिलीलीटर, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 100 मिलीलीटर के। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। तो मैं आपको दो केसेस डिस्कस कर रही थी, फर्स्ट वन हमारा क्या, मैं दो केसेस डिस्कस कर रही थी। फर्स्ट केस है सॉलिड इन लिक्विड, और जो सेकंड केस है लिक्विड इन अनदर लिक्विड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड इन लिक्विड, और इसमें हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे, मास परसेंटेज को एंड सेकेंडली वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इसमें क्या होगा कि कितना अमाउंट में सोल्यूट आपका, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो डेट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। दूसरी मैं बात कर रही हूँ सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर ही कि वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, अगेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो आप ग्राम में लोगे, बट जो आप वॉल्यूम जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो ना उसका आप क्या ले लोगे, वॉल्यूम ले लोगे, या तो मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो कैसे लिखोगे आप, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट। तो ये तो आपका फर्स्ट केस था सॉलिड इन लिक्विड। नाउ सेकेंड केस इज लिक्विड इन अनदर लिक्विड। अगर लिक्विड इन अनदर लिक्विड की बात करें तो इस केस में मास परसेंटेज सेम जाएगा जैसा कि सॉलिड इन लिक्विड में था, दैट इज द अमाउंट ऑफ द लिक्विड सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। बट जो वॉल्यूम परसेंटेज है ना लिक्विड इन अनदर लिक्विड में वो चेंज हो जाएगी, वो क्या होगी, वॉल्यूम परसेंटेज इन सेकेंड केस विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। आप मिलीलीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हो, क्योंकि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आपका क्या था, फर्स्ट मेथड। जो सेकेंड मेथड है दैट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से हमारा क्या मतलब है, स्ट्रेंथ का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। तो कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम of the solution in liter। अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता होता है, तो आप लीटर की जगह क्या ले सकते हो, डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हो। अब जो स्ट्रेंथ है ना ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि अब इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मैं स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करूं तो मास तो ग्राम में अपॉन लीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी। और जो थर्ड फैक्टर है दैट इज द मोलैरिटी। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मास की फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे। जो जो अब हम नेक्स्ट फैक्टर जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द मोलैरिटी, वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में डिस्कस किया जाएगा। तो मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उसको आप क्या बोलोगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में गिवन है तो हम लीटर की जगह क्या लेंगे, मिलीलीटर। तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन में पर लीटर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और दूसरा आप इसको क्या बोल सकते हो, मोलर, राइट। अब अगर आपके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिया गया हो और आपको मोलैरिटी निकालनी हो तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैरिटी। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। और मैंने आपको क्या बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इस तरीके से आप मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम एन से डिनोट करेंगे। अच्छा एक बात और, अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूँ ना, तो आयनिक कंपाउंड में हम मोलैरिटी की जगह फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते होते हैं। वहाँ मोलर मास की जगह आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल मास आ जाएगा, इसलिए हम वहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मेलिटी। नाउ नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। और अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, राइट। अब बात ये आती है कि इक्विवेलेंट मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ किसी भी एलिमेंट का हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू atomic mass of that element upon में
वैलेंसी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हो और इसको हम नॉर्मेलिटी की इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर मैं यूनिट की बात करूं नॉर्मेलिटी की, विच इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट, ये इसकी यूनिट होती है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मोलैलिटी। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होती है, अगेन यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की बजाय हम क्या लेंगे, मास। और मास किसका लेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, इन किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उस तरीके से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by mass of the solvent in kilogram। और अगर मास ग्राम में दे रखा है तो फिर से हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द solvent in ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। अगेन अगर आपको मास ऑफ सोल्यूट गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m इज इक्वल्स टू गिवन मास, आप इसको W से डिनोट कर सकते हो, अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। दिस इज द मोलैलिटी। और अगर बात करें मोलैलिटी की यूनिट की, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट, यानी कि मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। और आप इसको क्या बोल सकते हो, मोलल, राइट, ये इसकी यूनिट। अब एक छोटी सी बात है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में से बेटर कौन है, राइट। मैं बात कर रही हूँ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, विच वन इज बेटर। तो बेटा मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। इसका रीजन क्या है कि मोलैलिटी के अंदर आप मास को लेके चलते हो, जबकि मोलैरिटी के अंदर हम किसको लेके चलते हैं, वॉल्यूम को। और जो वॉल्यूम है ना, आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ना, वॉल्यूम में वेरिएशन आएगी। तो इसीलिए, और जबकि मोलैलिटी में क्या है, मास है, और टेम्परेचर के साथ मास चेंज नहीं होता, तो इसीलिए आपकी मोलैलिटी बेटर है एज कंपेयर टू मोलैरिटी, राइट। ये छोटी सी बात। नाउ जो नेक्स्ट टर्म है जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है, दैट इज द मोल। नेक्स्ट टर्म है ना कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन वर्ड में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले बात करते हैं मोल की, और सेकंड क्या है, फ्रैक्शन। मोल का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और फ्रैक्शन का मतलब है टोटल में से कितना पोर्शन, कितना पार्ट। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको सोल्यूट के केस में भी ले सकते हैं और सोलवेंट के केस में भी ले सकते हैं। अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। और सिमिलरली अगर मैं सोलवेंट की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, राइट। अगर मैं ए को मानती हूँ सोल्यूट और बी को मैं क्या मानती हूँ, सोलवेंट, और जो हमारे पास क्या है, एन ए हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और एन बी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो मोल फ्रैक्शन को हम बेसिकली एक्स से डिनोट करते होते हैं,
स्मॉल एक्स ए। तो एक्स ए दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी कि एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, राइट। और अगर मैं बात करूं एक्स बी का, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, राइट। अब अगर मैं बात करती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, इन दोनों का जो सम होता है ना वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। हाउ, कैसे आया ये, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स ए की वैल्यू पुट करती हूँ। एक्स ए क्या है, एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। सेकेंड में क्या पुट कर रही हूँ, एन बी, एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लोग क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी, और ऊपर क्या होएगा, एन ए प्लस एन बी। तो कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1। तो यानी कि अगर आपको न्यूमेरिकल में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो आप सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्स ए गिवन है आपको और आपको एक्स बी निकालना, फाइंड आउट करना है। तो 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज द मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन भी सिमिलर होगा आपका किसका, मोल फ्रैक्शन के, राइट। तो अगर मास फ्रैक्शन की बात करें तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ दी बोथ कंपोनेंट। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू ए हमने सोल्यूट का मास ले लिया, तो एक्स ए क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और एक्स बी आपका क्या हो जाएगा, अगेन डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 1 आएगा। एंड जो लास्ट टर्म है जो हमें पढ़नी है, दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम बोलते होते हैं, राइट। पार्ट्स पर मिलियन। इसको डिफाइन करने से पहले मैं इसका यूज बताऊंगी, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी। बेटा पार्ट्स पर मिलियन जो हमारे पास है ना, वो बहुत लार्ज अमाउंट में, अगर आपके पास सोलवेंट, राइट, आपके पास सोलवेंट बहुत लार्ज अमाउंट में है, जैसे कि आपके जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं, तो उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए करते होते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो अगर हमें अपने एयर में पोल्यूशन की क्वांटिटी को मेजर करना है ना, तो हम उसको पार्ट्स पर मिलियन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगेन यहाँ पे हम मास ऑफ सोल्यूट लेके चलेंगे। तो 10 रेज टू द पावर 6 यानी कि 1 मिलियन में कितना मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलते हो, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हो। दैट इज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 रेज टू द पावर 6, इसको आप क्या बोलोगे, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। तो ये तो आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन टर्म। अब वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी, या फिर वॉल्यूम और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कुछ इक्वेशन होती है, और ये इक्वेशन वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी या फिर वॉल्यूम और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2
V2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। दिस इज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन एंड दिस वन इज द मोलैरिटी इक्वेशन, राइट। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन की बात करूं तो जो नॉर्मेलिटी होती है ना बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में आइदर एसिडिटी और बेसिसिटी और आइदर वैलेंसी ऑफ कैटायन। अगर आप किसी एसिड की बात कर रहे हो तो वहां पे आप बेसिसिटी को लेके चलोगे, किसी बेस की बात कर रहे हो वहां पे एसिडिटी को लेके चलोगे, और आयनिक कंपाउंड है तो आप वैलेंसी ऑफ कैटायन लेके चलोगे। तो मोलैरिटी को अगर आप एसिडिटी या बेसिसिटी या वैलेंसी ऑफ कैटायन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा, राइट। अब जिन भी सब्सटेंस में एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी ऑफ कैटायन 1 आता है वहां नॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोलैरिटी के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैं HCl की बात करूं तो HCl के केस में जो बेसिसिटी होती है वो 1 होती है। अगर 1 मोलर HCl की बात करें तो बेसिसिटी क्या हो रही है, 1, तो उसमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 1 मोलर के लिए, राइट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशनशिप निकालते, राइट। तो मैं कह रही हूँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एसिडिटी बेसिसिटी। कैसे, अब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, यही होता है ना। और इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालते होते हैं, जो हम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, एटॉमिक मास अपॉन में आइदर एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंस ऑफ कैटायन, ऐसे करते होते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि इसके इक्वल है, और यहाँ पे हम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। तो क्या बन गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। और जो एसिडिटी बेसिसिटी क्या था, डिवाइड में था, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आइदर एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी, यही होगा, इनटू में थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी इनटू में आइदर एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी। इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशनशिप डराइव कर सकते हैं। नाउ मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल है इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये दो टर्म निकालनी है। आपको गिवन क्या दे रखा है, W1, जिसको मैं बोल रही हूँ मास ऑफ द सोल्यूट विच इज इक्वल टू 2.5 ग्राम, और W2 क्या है,
मास ऑफ सोलवेंट, वो कितना दे रखे हैं आपको 75 ग्राम। जो आपका सोल्यूट है ना वो आपका इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COH, और जबकि सोलवेंट जो आपका है ना वो आपका क्या है बेंजीन यानी कि C6H6। तो हमें क्या निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यह नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं है, गिवन मास है, तो क्या लिखोगे W1 अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट। तो W1 कितना दिया हुआ है 2.5। इथेनोइक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट कर लें, कार्बन का 12, यहाँ कितने कार्बन है 2, तो 2 इंटू में 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 1 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, और इसको जब आप ऐड करोगे ना तो आपका जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, राइट। तो अब हम क्या करें 2.5 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाय 1000, और इसका मोलर मास कितना है 60। जब आप इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, इसको सोल्व 10 से 10 कैंसिल, 5 3 75, सॉरी 25 3 75, 25 4 100। तो आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने पे आपके पास जो आएगा डेट इज इक्वल टू 0.556 मोल पर किलोग्राम, ये आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। गिवन मास कितना है 2.5 अपॉन मोलर मास हमने 60 निकाला था, तो अगेन 2.5 अपॉन 60 प्लस 75, और बेंजीन का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो बेंजीन का मोलर मास आपका कितना आएगा 78 ग्राम पर मोल। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 0.0416, और जो आपका मोल फ्रैक्शन है ना वो यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, अगेन नीचे क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, राइट। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो, राइट। तो एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है, क्या कहते हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है किसका इथाइलिन ग्लाइकोल का, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका C2H6O2 इसका, एंड वाटर इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20%। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन containing 20% of C2H6O2 by mass। बात आपको समझ है ये क्या कह रहे हैं कि टोटल सॉल्यूशन का 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास प्रेजेंट। तो अगर मैं मान के चलूं कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो हम एज्यूम करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100, तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा C2H6O2 का 20 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80 ग्राम, राइट। अब हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल दें इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 किसके इक्वल आएंगे गिवन मास 20, मोलर मास इसका कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 62 विच इज इक्वल टू 0.322, और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालें, गिवन मास कितना है 80 और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18,
इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 4.444। तो आपको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप एक्स से डिनोट करोगे तो कितना होगा 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444 और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.068। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है यानी कि एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो ये कितना आएगा 1 माइनस 0.068 which is equal to the 0.932 राइट। तो ये तो आपका मोल फ्रैक्शन पे कैलकुलेशन, राइट।